स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 19 फरवरी 1828 में जब मिर्जा गालिब कोलकाता आए तब उनके लिए ये शहर किसी अजूबे से कम नहीं था। इतिहास और वर्तमान को साथ लिए हुए आगे बढ़ रहे इस शहर में गालिब को ऐसी विविधता और जोश देखने को मिला जो उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा। अपने चिट्ठियों और नज्म में गालिब कई बार कोलकाता का जिक्र करते हैं और कहते हैं कोई भी शहर उनको ऐसे छू नहीं पाया था और उनका बस चले तो वो कोलकाता में ही रह जाएं। इस शहर के बारे में गालिब की ये दो पंक्तियां शायद सबसे मशहूर हैं और पंक्तियां कुछ ऐसे हैं कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। गालिब के लिए कोलकाता की सबसे खास बात थी उसका कॉन्ट्रडिक्शन। उनका मानना था कि ये शहर 100 साल आगे भी जीता है और 100 साल पीछे भी। इनफैक्ट कोलकाता हमेशा एक्सट्रीम ओपिनियंस अट्रैक्ट करता आया है। यहाँ तक कि 1985 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने तो कोलकाता के अर्बन डिके के बारे में पार्लियामेंट में बात करते हुए इसे एक डाइंग सिटी कह दिया था। चाहे ब्रिटिश एम्पायर का ज्वेल हो या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का दिल या फिर इंडिया में कम्युनिज्म का सबसे बड़ा गढ़ और उसी की समाधि, कोलकाता अपने आप में एक अनोखी पहेली है। आज के वीडियो में हम इसी शहर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एशिया का ये चमकता सितारा 21st सेंचुरी का बैक वाटर बना। क्या आर्ट, इंटेलेक्चुअल कल्चर, रोमांस और नॉस्टैल्जिया में डूबा ये शहर मॉडर्निटी के चैलेंजेस के सामने खड़ा हो पाया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों लेट 17th सेंचुरी में जब बंगाल में मुगलों का राज था तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एजेंट को ईस्टर्न इंडिया में हुगली नदी के किनारे बसे इस रीजन में एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करने के लिए भेजा। जब चारनॉक नाम का ये एजेंट कोलकाता के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा था। बंगाल के नवाब और जमींदारों के साथ कई डिबेट्स और नेगोशिएशंस के बाद चारनॉक को एक छोटे से गांव सुतानुती में अपने फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिली। कुछ सालों बाद 1690 में उसने कंपनी को बंगाल में हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए राजी कर लिया, क्योंकि तब तक ये एक मेजर ट्रेडिंग आउटपोस्ट बन चुका था। जर्मेनियंस, पोर्टुगीज, चाइनीज, ज्यूइश और नेटिव ट्रेडर्स में काफी पॉपुलर था। यहाँ से बहने वाली गंगा के किनारे 3 गांव थे, सुतानुती, गोविंदापुर और कोलिकाता। कंपनी ने इन तीनों को लोकल लैंडलॉर्ड से लीज पे ले लिया और इसे कलकत्ता का नाम दे दिया। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि 2001 में कलकत्ता ऑफिशियली कोलकाता बना। खैर सालाना 3000 रुपए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ ट्रेड करने की इजाजत थी। इस तरह जॉब चारनॉक कोलकाता के फाउंडर के तौर पे मशहूर हो गए। लेकिन 16 में 2003 को कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ना तो जॉब चारनॉक इस शहर के एक फाउंडिंग फादर हैं और ना ही कोलकाता का कोई फाउंडेशन डे है। ये जजमेंट एक्सटेंसिव रिसर्च पे बेस्ड था, जिसके थ्रू ये एस्टैब्लिश किया गया कि कोलकाता के ओरिजिन्स मौर्य और गुप्ता पीरियड तक ट्रेस किए जा सकते हैं और दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, पोर्टुगीज, फ्रेंच या ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से बहुत पहले से ही एक फ्लरिशिंग ट्रेडिंग पोस्ट था। इस जजमेंट ने एक बात साफ कर दी कि प्रेजेंट डे कोलकाता रूरल सेटलमेंट के कई प्रोसेस से गुजरते हुए आया है, जो ब्रिटिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट से और भी इंटेंसिफाई होता गया। खैर जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ता गया वैसे वैसे उसके कैपिटल सिटी कलकत्ता का प्रेस्टीज भी। ये शहर अल्टीमेटली एक नर्व सेंटर बना, जहां इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस, पहली इलेक्ट्रिकल लाइट और पहला हाई कोर्ट सेटअप किया गया। हिस्टोरियन विलियम डैलरिम्पल की माने तो ये 18th सेंचुरी का दुबई हुआ करता था, एक टैक्स फ्री हेवन जहां ट्रेडर्स को बिजनेस करने की आज़ादी थी। इसके अलावा एक इंडियन मर्चेंट क्लास उभरने लगा जिन्हें सेठ, शराफ या बनियास के नाम से जाना जाता था। ये इंटरप्रेटर्स, मनी लेंडर्स और बुक कीपर्स के तौर पे काम करते थे और आने वाले समय में कोलकाता के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बने। इस मर्चेंट क्लास और ब्रिटिशर्स के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी रिश्ता डेवलप हुआ, जिसका पॉलिटिक्स पे एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा। 18th सेंचुरी के बीचों बीच बिजनेस और पॉलिटिक्स के इस नेक्सस ने कोलकाता और पूरे इंडिया के तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया।
दोस्तों 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो उन्हें फोर्ट विलियम में बन रहे ब्रिटिश फोर्टिफिकेशंस या किलेबंदी से सख्त एतराज था। वो इस शहर में कंपनी के कंट्रोल को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए जून 1756 में नवाब के 50,000 सिपाहियों ने कोलकाता की घेराबंदी कर ली। अपनी जीत के बाद सिराजुद्दौला ने अपनी दादाजी और बंगाल के फॉर्मर नवाब अलीवर्दी खान की याद में कोलकाता को अली नगर रीनेम किया। पर यह जीत उन्हीं पर भारी पड़ी। बंगाल और खासकर कोलकाता के जमींदार और मर्चेंट्स को नए नवाब के पावर और डोमिनेंस से खतरा महसूस होने लगा। अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जगत सेठ जैसे बैंकर्स और बिजनेसमैन एक लॉबी ऑर्गेनाइज करने लगे जो कंपनी के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहते थे। कंपनी को भी प्रॉफिट के साथ साथ पॉलिटिकल पावर चाहिए थी। फिर क्या था, अगले साल 1757 में अंग्रेजों ने नवाब से ऐसा बदला लिया कि कंपनी के फॉर्च्यून्स बदल गए। ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराज की फौज को हरा दिया। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे कंपनी के 3000 सोल्जर्स ने सिराज के 50,000 की सेना को हरा दिया। वो इसीलिए क्योंकि सिराज के सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर मीर जाफर ने दूसरे राजा और बिजनेसमैन के साथ मिलकर नवाब को धोखा दिया था। प्लासी के इस ड्रामेटिक बैटल ने बंगाल और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डीएनए बदल दिया। 1756 में कंपनी ने बंगाल के अगले नवाब मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर में हराकर पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना डोमिनेंस कायम किया। इस तरह बंगाल कॉन्क्वेस्ट से शुरू हुए ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का सबसे कीमती मोहरा बना कोलकाता, जिसे 1772 में ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल डिक्लेयर किया गया। और यहीं से शुरू हुआ कलकत्ता यानी आज के कोलकाता का राइज और उसका डिक्लाइन। दोस्तों एशिया में ब्रिटिश कॉलोनियल सेंटर बने कोलकाता को द ज्वेल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। कंपनी रूल की बदौलत ये शहर एक रूरल ट्रेडिंग पोस्ट से मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स और मैंशन से भरा हुआ एक उभरता मेट्रोपोलिस बना। एंग्लो इंडियंस, चाइनीज रेफ्यूजीज, अमेरिकन ट्रेडर्स और बगदादी मर्चेंट्स के प्रेजेंस से यहाँ की प्रॉस्पेरिटी और डाइवर्सिटी बढ़ती गई। ये सोशल फैब्रिक और भी डेवलप करता गया जब बंगाल प्रेसिडेंसी ने एक्सपैंड होते हुए प्रेजेंट डे बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा और असम को अपने कंट्रोल में ले लिया। बंगाल में मिले सक्सेस के चलते कंपनी अपना कंट्रोल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड करने लगी और अब उसके पास और भी बड़ी और मजबूत आर्मी थी। नेचुरली रीजनल वॉर्स फ्रीक्वेंट हो गए। इन वॉर्स में ब्रिटिश एम्पायर से हारे इंडियन रॉयल्स को अक्सर कोलकाता में असाइलम मिलता था, जैसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह और मैसूर के टीपू सुल्तान की फैमिली। इन शाही हस्तियों ने भी कोलकाता के कैनवास पे अपने निशान छोड़े और आज भी कहीं ना कहीं यहाँ के कल्चर, क्विजीन, पोइट्री और पॉलिटिक्स में इसकी झलक मिलती है। खैर ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना रुतबा था उतना ही था उसका करप्शन। वैसे तो शहर के चकाचौंध में खोना आसान था, लेकिन कंपनी द्वारा अदा किए गए टैक्सेस रूरल बंगाली पॉपुलेशन को अंधेरे में ढकेल दिया करते थे, जिसका नतीजा 1769 से 1773 तक के ग्रेट फेमिन में देखा जा सकता है। पर जनरल पॉवर्टी के बावजूद कोलकाता 18th और 19th सेंचुरी में रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ से गुजरा, स्पेशली टेक्सटाइल और जूट सेक्टर्स में। ओवरसीज ट्रेड भी फ्लरिश करता रहा। फॉर एग्जाम्पल 1787 में पहली यूएस मर्चेंट शिप कलकत्ता आई। इनफैक्ट यहाँ का यूएस कॉन्सुलेट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का दूसरा सबसे पुराना कॉन्सुलेट है, जो 19 नवंबर 1792 में स्टैब्लिश किया गया। 1820s तक कोलकाता में कई मीटिंग हॉल्स, प्रेस ऑफिसेज, वॉलंटरी एसोसिएशंस और यूनिवर्सिटीज सेटअप हो चुके थे। इस तरह कॉस्मोपॉलिटियन इन्फ्लुएंसेस, एजुकेशन और वेस्टर्नाइजेशन के चलते बंगाल रेनेसेंस या पुनर्जागरण का जन्म हुआ और कोलकाता इसका एपिसेंटर बना। बंगाल रेनेसेंस एक कल्चरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक मूवमेंट था जिसमें नए आइडियाज, प्रैक्टिसेस और बिलीव्स उभरने लगे और पुराने ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस जैसे कास्ट और डाउरी सिस्टम को चैलेंज किया जाने लगा। इस रेनेसेंस को राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और कई जाने माने हस्तियों ने लीड किया और कोलकाता के कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाया। इन स्कॉलर्स की देन है कि कोलकाता में कई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू किए गए, जैसे सती प्रथा का बॉयकॉट और विडो रिमैरिज। और इन मूवमेंट्स के थ्रू इस शहर की इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन आज़ादी के मतलब को समझने लगी।
जल्द ही कॉलोनियल कलकत्ता इंडियन नेशनल स्ट्रगल का हॉटबेड बना। दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी के ठीक 100 साल बाद बंगाल में फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट की आग जली। कोलकाता से कुछ ही दूर सब अर्बन टाउन बैराकपुर के मिलिट्री बराक्स में मंगल पांडे ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 लीड किया। आने वाले समय में नेशनलिस्ट और रिलीजियस थॉट्स पे बेस्ड कई सोसाइटीज स्टैब्लिश होती गईं, जैसे जुगांतर और अनुशीलन समिति नाम के फिटनेस क्लब्स, जो असल में एंटी ब्रिटिश क्रांतिकारियों के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस थे। स्वदेशी मूवमेंट में भी कोलकाता ने एक अहम भूमिका निभाई। फॉर एग्जाम्पल 1867 में हिंदू मेला स्टार्ट किया गया। ये एक पॉलिटिकल और कल्चरल फेस्टिवल था जहां देसी हैंडमेड सामान प्रमोट किया जाता था। इन मूवमेंट्स और सोसाइटीज को लीड करने वाले कोलकाता वासी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के प्रोमिनेंट चेहरे बने, जैसे श्री अरबिंदो, इंदिरा देवी चौधरानी और बिपिन चंद्रा पाल। आजादी की इस लड़ाई में जहां सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर योद्धा थे, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि और लेखक भी थे, जो इस जंग को कलम के सहारे आगे ले जा रहे थे। ये जंग और भी इंटेंसिफाई हुई जब 1905 में लॉर्ड कुर्जॉन द्वारा बंगाल को डिवाइड किया गया। वैसे तो अंग्रेजों के हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए किया गया था, पर असल में ये कोलकाता के बढ़ते इन्फ्लुएंस पे एक डायरेक्ट अटैक था। मैसिव प्रोटेस्ट के चलते 1911 में बंगाल को फिर से रीयूनाइट किया गया, पर ब्रिटेन एम्पायर के लिए उसका कैपिटल एक सरदर्द बन गया। इसलिए उसी साल ब्रिटेन ने दिल्ली को नया कैपिटल बनाया। वैसे तो पॉलिटिकल पावर के इस लॉस का इफेक्ट कोलकाता के इकोनॉमिक स्टेटस पे कम था, लेकिन 1943 बंगाल फेमीन और 1947 पार्टीशन के चलते कोलकाता को काफी सफर करना पड़ा। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के वक्त पार्टीशन के चलते जहां वेस्ट पाकिस्तान और पंजाब में पॉपुलेशन एक्सचेंज लगभग इक्वल था, वहीं बंगाल में माइग्रेशन ऑलमोस्ट वन वे रहा। करीब 4 मिलियन हिंदू रेफ्यूजीज ईस्ट बंगाल से कोलकाता पहुंचे और ये शहर इस बढ़ती आबादी के तले दब गया। पार्टीशन के चलते कोलकाता की इंडस्ट्रीज को भी एक झटका लगा, क्योंकि बंगाल अपनी वास्ट रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल खो चुका था। जिस जूट इंडस्ट्री ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी थी, वही इस क्राइसिस का शिकार बना। 75% जूट ग्रोइंग एरियाज ईस्ट पाकिस्तान में चले गए और सारे 106 मिल्स, बेलिंग सेंटर्स और एक्सपोर्ट हब्स इंडिया में रह गए। वैसे तो इनिशियली दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट्स के थ्रू ये सेक्टर काम करता रहा, पर जल्द ही बढ़ते तनाव के बीच ये इंडस्ट्री डूब गई। एक लंबे पीरियड तक कलकत्ता की सड़कों में भयानक गरीबी और भुखमरी देखी जा सकती थी। ये रेफ्यूजीज धीरे धीरे सेटल ही हो रहे थे कि फिर से एक क्राइसिस ने कलकत्ता को अपनी चपेट में ले लिया। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान ईस्ट पाकिस्तान से फिर से एक रेफ्यूजीज का हुजूम आया। इन सक्सेसिव रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ शुरू हुआ एक क्रांति, जिसने कोलकाता को एक कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया। दोस्तों, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स के चलते आए दिन कोलकाता में एडुकेट फूड, अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फेयर वेजेस, अकोमोडेशन और वर्कर्स राइट्स को लेकर धरना, हड़ताल और प्रदर्शन आम बात हो गई थी। स्टूडेंट्स, रेफ्यूजीज, अर्बन मिडिल क्लास और लेबरर्स के पार्टिसिपेशन से बढ़ने वाली इस ऑपोजिशन को कई लेफ्ट पार्टीज लीड करने लगी। 1950 से 1970s तक चलने वाले इन मूवमेंट्स के थ्रू कोलकाता का एक डिस्टिंक्ट चैप्टर बना, जो अपने प्रोटेस्ट, रैलीज, स्ट्राइक्स, डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए जाना जाने लगा। नेचुरली कुछ वायलेंट एपिसोड्स भी देखने को मिले, जैसे 1967 में शुरू हुआ नक्सलाइट मूवमेंट आज भी इंडिया का एक मेजर इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। वैसे तो ये पीजेंट अपराइजिंग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबरी गांव से शुरू हुई, पर कोलकाता इसका एक मेजर साइट बन के उभरा, जहां रेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के द्वारा पूंजीवादी समाज के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया। शहर भर में स्टैचूज तोड़े गए, एग्जामिनेशंस बॉयकॉट किए गए और कई पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मारे गए। इसके जवाब में पुलिस और प्रशासन वायलेंट सेपरेशन इस्तेमाल करने लगी। कई लोगों का इल्जाम है कि नक्सल एक्टिविस्ट और सिंपैथाइजर्स को अक्सर फेक एनकाउंटर्स में कोलकाता की सड़कों पर मार दिया जाता था। आज भी इन डिस्प्यूटेड किलिंग्स के चर्चे इस शहर के गलियों में सुनने को मिलेंगे। खैर, इस मूवमेंट के चलते इंडस्ट्रीज का पलायन एक नेचुरल कंसिक्वेंस था, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। 1977 में सत्ता में आए लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के लिए इससे डील करना एक मेजर चैलेंज बन गया।
दोस्तों एक समय एशिया का प्रॉस्परस शहर कोलकाता इंडस्ट्रियल डिक्लाइन और मिलिटेंट इंसर्जेंसी से जूझने लगा। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल और लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की, जिसके थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज को इंकरेज करने का और इन जनरल इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को इंप्रूव करने का वादा किया गया। 1990s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चलते 1994 में एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राफ्ट की गई, जिसका फोकस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप पे था। हालांकि ये पॉलिसी अपने इंटेंडेड गोल्स को अचीव नहीं कर पाई। इसके बाद कोलकाता का इकोनॉमिक सीन 2000s के दौरान बदलने लगा, जब चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य के टेन्योर में बंगाल आईटी पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई। 2001 और 2005 के बीच इस सेक्टर में 70% ग्रोथ रजिस्टर की गई, ऑल्दो इसका बेस काफ़ी लो था। इन रिफॉर्म्स के चलते लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट 2006 इलेक्शंस को भी जीत गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मिले इस विक्ट्री से इंस्पायर होकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टाटा नैनो प्रोजेक्ट को एक्वायर करने में लग गई, पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजी को लेकर लैंड डिस्प्यूट के चलते एक इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो गई और पुलिस फायरिंग में 14 किसान मारे गए। सीबीआई की रिपोर्ट में इन शूटिंग के लिए रूलिंग लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया गया और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ मूवमेंट लीड करते हुए ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई और 34 यानी 34 इयर्स के कम्युनिस्ट रूल को खत्म कर दिया। वैसे आयरनी की बात यह है कि जो रिफॉर्म्स कोलकाता और पूरे बंगाल को रीबिल्ड करने वाले थे, उन्हीं रिफॉर्म्स के चलते फिर से एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की सिचुएशन पैदा हो गई। आज कोलकाता के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देख शायद ये भूलना आसान है कि इस शहर ने कुछ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का राइज देखा है, जैसे ब्रिटिशर्स के साथ एंटरप्राइज फॉर्म करने वाले पहले इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारकानाथ टैगोर, बंगाल केमिकल्स के फाउंडर पीसी राय, बंगाल लैंप्स के फाउंडर किरण और हेमन रॉय, डकबैक कंपनी के सुरेंद्र मोहन बोस और जीडी बिरला। पर 21st सेंचुरी में अपने खोए हुए ग्लोरी को वापस लाने के लिए कोलकाता को इन्हीं लेगेसी से इंस्पिरेशन लेनी होगी। दोस्तों जिन सिटीज को अक्सर उनके कल्चरल लीडरशिप और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से डिफाइन किया जाता है, उनका इतिहास में एक खास पोजीशन होती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोलकाता एक इकोनॉमिक और गवर्नेंस पावर हाउस बनने का पोटेंशियल आज भी रखता है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, ये शहर ईस्टर्न एशिया का गेटवे रहा है और दूसरा, ये ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट वेल कनेक्टेड सिटी है। पर जैसा कि हमने देखा, वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक डिफिकल्ट रिश्ता है। फरवरी 2020 तक इंडिया के 240 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सिर्फ 7 वेस्ट बंगाल में है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के कंपैरिजन में कोलकाता की ग्रोथ सबसे कम है। इसीलिए एनालिस्ट के मुताबिक अगर कोलकाता को एक इकोनॉमिक हब बनना है तो उसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तक के सेक्टर्स में फॉरेन और डोमेस्टिक कैपिटल की सख्त जरूरत है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के साथ साथ ये डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट के लिए भी एक मेजर बूस्ट होगा। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कोलकाता और गुवाहाटी जैसे ईस्टर्न सिटीज एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। म्यांमार और थाईलैंड के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया से जोड़ने वाले ये गेटवेज रीजनल टाइज को इनहैंस कर सकते हैं। फाइनली कोलकाता पोर्ट बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल रीजन को लिंक करने में एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। इसी पोर्ट की बदौलत कोलकाता एक वाइब्रेंट शहर बना था, पर ब्रिटिश एम्पायर के फॉल के साथ साथ इसका भी डिक्लाइन हुआ। पर सही पॉलिसीज और गवर्नेंस के थ्रू अगर हल्दिया और कोलकाता पोर्ट को रिवाइव किया गया तो ये साउथ एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्रीज के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी होगी और रीजनल कोऑपरेशन भी इंप्रूव होगा। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस कोलकाता की हिस्ट्री पे। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस कोलकाता's रोल एज इंडियाज गेटवे टू द ईस्ट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।